हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत कुमार। तो आज तारीख है 12 फरवरी 2026। तो आज से हम एक बेहद ही खास सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम जियो पॉलिटिक्स को डेली के करंट अफेयर के साथ जोड़कर पढ़ेंगे। तो आज हमारा एपिसोड नंबर 1 है। तो चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबर क्या है। तो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अभी कुछ ही घंटों पहले की बात है। इसराइल ने दक्षिणी गाजा के 10 से ज़्यादा ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। वहीं दूसरी तरफ यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरते हुए एक मालवाहक जहाज को अपना निशाना बनाया, और हालांकि उस जहाज को ज़्यादा कुछ नुकसान हुआ नहीं। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम द्वारा मिसाइल को हवा में ही खत्म कर दिया गया। तो आज हम देखते हैं कि ये युद्ध जो इसराइल हमास और हूती विद्रोही जो इनका वहाँ पर जो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध क्यों चल रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है, आज हम उस पर बात करते हैं। और ये जब यहाँ पर युद्ध का माहौल बनता है तो उसका भारत पर या फिर भारत के अर्थव्यवस्था पर और पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, हम मैप के जरिए समझने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आए। हो सकता है मैंने लाल सागर बोला तो किसी को पता ही ना हो कि लाल सागर कहाँ पर है, यमन देश कहाँ पर है, किसी को हो सकता है पता ना हो। तो हम लोग मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये अफ्रीका हो जाता है, अफ्रीका, ये अफ्रीका का कुबड़ हो जाता है। ये लाल सागर है, यहाँ पर यमन देश आ जाता है। यहाँ अपना भारत है, तो यहाँ पर हो जाता है इधर इजराइल हो जाता है, और बात करें तो इधर लबनान हो जाता है, ये वेस्ट बैंक है। और यहाँ पर जॉर्डन हो जाता है, जॉर्डन, इधर सीरिया है, फिर उसके बाद इधर इराक है, फिर ईरान है, जैसे इराक है, ईरान है, इधर इधर पाकिस्तान आ जाता है, इधर टर्की आ जाता है, टर्की। ये हो जाता है दक्षिणी अमेरिका, कुछ इस तरीके से हो जाता है ये दक्षिणी अमेरिका। कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया मैंने इसको। इधर हो जाता है उत्तरी अमेरिका। तो अब सवाल ये है कि हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल आए कि आखिर ये हूती विद्रोही जहाज़ों पर हमला कर क्यों रहे हैं, और हूती विद्रोही कौन है, कहाँ किस देश के रहने वाले हूती विद्रोही हैं, गाजा कहाँ पर है, इजराइल कहाँ पर है। पहले हम उसको मैप पर देख लेते हैं, हो सकता है किसी को ना पता हो। तो पहले मैं इमेज यहाँ पर मैंने मैप ड्रॉ कर दिया है, मैं दिखा देता हूँ। अब ये जो दिख रहा है छोटा सा इतना सा देश, ये इजराइल है। इसके आसपास के देशों से हमेशा ये पंगा लेता रहता है, हमेशा ये इतना पूरा इलाका इधर का डिस्टर्ब करके रखता है, ये दसूरा इजराइल। तो ये इजराइल है, और जैसा कि हमने अभी शुरू शुरू में बात किया था गाजा पट्टी, तो गाजा फिलिस्तीन का, फिलिस्तीन यहाँ पर देश है। इतने एरिया में दो देश है, ये इजराइल हो गया, और यहाँ पर फिलिस्तीन का पूर्वी इलाका है जिसे हम वेस्ट बैंक कहते हैं। मैं नीले कलर से मार्क कर दे रहा हूँ उसको। इतना इलाका जो है फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक है। और फिलिस्तीन का एक पश्चिम साइड में अगर हम वेस्ट में देखते हैं तो यहाँ पर एक पतली सी पट्टी है जिसे हम गाजा पट्टी कहते हैं, और बीच में दोनों कनेक्शन नहीं है। ये वेस्ट बैंक, ये जो वेस्ट बैंक है, और इधर गाजा पट्टी के बीच में कनेक्शन नहीं है, बीच में इसराइल का क्षेत्र है। दोनों ये भी फिलिस्तीन का भाग है, ये भी फिलिस्तीन का भाग है। ये जो गाजा गाजा पट्टी है और ये जो वेस्ट बैंक है, ये दोनों फिलिस्तीन के ही क्षेत्र हैं।
लेकिन बीच में इसराइल आ गया है, इसराइल का इधर बीच में क्षेत्र है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये गाजा पट्टी कुछ इस तरीके से है, और ये बीच में हो गया है इसराइल। ये वेस्ट बैंक है, और ये गाजा पट्टी है। ये दोनों फिलिस्तीन के ही भाग हैं। और गाजा पट्टी में एक संगठन है, हमास, हमास करके एक संगठन है, जहाँ पर इसका कंट्रोल है। हमास एक संगठन है। गाजा, पूरे गाजा के इलाके में ये हमास संगठन का कंट्रोल रहता है। आए दिन दोनों के बीच में झगड़े होते रहते हैं, हमला इधर उधर मिसाइल चलते रहते हैं, वही हमें खबरों में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर हमने जैसा कि बात किया था, हूती विद्रोहियों ने यहाँ पर लाल सागर से गुजरते हुए जहाज पर हमला किया था। तो हूती विद्रोही कौन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक देश है यमन, यहाँ पर ओमान है। ये यमन देश जो है, यहीं के रहने वाले हैं हूती विद्रोही। यही यही यमन यमन देश के रहने वाले हैं हूती विद्रोही। इन्हें विद्रोही क्यों कहा जाता है? विद्रोही इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने ही देश के जो सरकार है, अपने ही देश के सरकार से पंगा ले लिए ये लोग। इनके पास मतलब हथियार वगैरह रहते हैं, शस्त्र रहते हैं इनके पास, और वो उसी से ड्रोन वगैरह रहते हैं। जो ड्रोन रहता है, रिकॉर्डिंग करने वाला ड्रोन नहीं, एक ड्रोन रहता है जिसमें मिसाइल वगैरह बांध करके यहाँ से अगर कोई जहाज गुजरता है तो मिसाइल से उस पर बमबारी करते हैं, उसके ऊपर मिसाइल छोड़, ड्रोन के सहारे उस पर मिसाइल छोड़ देते हैं, जिससे वो जहाज ब्लास्ट हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये हूती विद्रोही यहाँ से गुजरने वाले किसी भी जहाज पर हमला क्यों करते हैं? चलिए हम कुछ लोकेशंस को देख लेते हैं। मैप ड्रॉ किए हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा कि ये जो पतला सा संकरा सा रास्ता आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से गुजरने के लिए, इस पतले संकरे से रास्ते को हम कहते हैं, इस रास्ते को हम कहते हैं बबल मंदाब की जल संधि कहते हैं इसको। ये है बबल मंदाब की जल संधि, बबल मंडाब जल संधि। ये जो संकरा सा रास्ता है यहाँ पर गुजरने के लिए, ये बबल मंडाब की जल संधि है। और जैसा कि हमने बात किया था लाल सागर, तो लाल सागर क्या है? ये जो इधर सऊदी अरब और इधर अफ्रीका है, तो यहाँ पर ये जो बीच का समुद्र है, इसी सागर को हम लोग लाल सागर कहते हैं। जो बीच का सागर है, इसी को हम लोग लाल सागर कहते हैं, लाल सागर। और यहाँ पर एक नहर है। अब आप लोग कहेंगे यहाँ से तो निकलने का रास्ता ही नहीं, यहाँ पर कोई जाकर के वापस आएगा क्या? नहीं, यहाँ पर निकलने का एक रास्ता है। यहाँ से एक पतली सी नहर बनाई गई है, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ से एक पतली सी नहर बनाई गई है, जिसे हम कहते हैं स्वेज नहर। इस नहर को स्वेज नहर नाम दिया गया है। हम्म। यहाँ ये लाल सागर से इस तरफ ये भूमध्य सागर है। लाल सागर से भूमध्य सागर में निकलने के लिए यहाँ पर एक पतली सी नहर बनाई गई है, जिसे स्वेज नहर कहा जाता है, स्वेज नहर। ये स्वेज नहर क्या है? यही रास्ता है जो कि यहाँ से निकलने के लिए बनाया गया है। चलो आप लोग समझ लो, तो फिलहाल चल नहीं रहा है। ये रास्ता है जो कि यहाँ से निकलने के लिए बनाया गया है, स्वेज नहर। लाल सागर से भूमध्य सागर में, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। ये हमारा यूरोप है। अब यहाँ से भी निकलने के लिए जो संकरा सा यहाँ पर पतली सी गली है, इसको कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। इस संकरे से रास्ते को कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं इसको।
जिब्राल्टर जल संधि। ये संकरा सा रास्ता है, इसको कहते हैं। तो देखो, अब ये बात करते हैं, ये युद्ध क्यों चल रहा है, क्यों हूती विद्रोही यहाँ पर, यहाँ से किसी गुजरने वाले जहाज पर हमला कर रहे हैं। यहीं पर ससुरा ये लोग यहीं पर निशाना लगा कर बैठे रहते हैं, जैसे कोई भी जहाज यहाँ से गुजरता है उस पर ड्रोन के साथ या फिर मिसाइल छोड़ के उसको ध्वस्त कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमला क्यों चल रहा है, क्यों आए दिन इसराइल जो है हमास पर हमला करता रहता है, क्यों वेस्ट बैंक पर यानी कि क्यों आसपास के इलाकों से, अपने आसपास के देशों से क्यों हमेशा उलझा हुआ रहता है। तो ये देखो, ये इसकी शुरुआत होती है इसराइल और हमास, इसराइल और हमास के बीच ये युद्ध शुरू होता है। अगर हम कुछ समय पीछे जाए तो 2023 में इनके बीच युद्ध शुरू होता है, जंग शुरू होती है 2023 से, और वहीं से ये झड़प चलती आ रही है। आए दिन हमें अखबारों में देखने को मिल जाता है, इसराइल ने हमास पर हमला किया, हमास ने इतने मिसाइल छोड़ी, इसराइल ने इतनी मिसाइल छोड़ी। हालांकि हमास तुलना, उतना अगर हम तुलना करके देखें तो हमास मतलब कि गरीब देश है, उसके पास बहुत ज़्यादा हथियार वगैरह है नहीं, इसको उसकी इकोनॉमी अच्छी ठीक ठाक नहीं है। लेकिन इसराइल जो है, इसराइल ठीक ठाक देश है, उसकी इकोनॉमी भी अच्छी खासी है। इसराइल को, इधर ईरान है, तो इधर से ईरान, ईरान जो है हमास को मतलब कि हथियार वगैरह देता रहता है, पैसे वैसे कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट देता रहता है, और हूती विद्रोहियों को भी। अब ये झगड़ा शुरू होता है 2023 में इसराइल और हमास के बीच, वही झगड़ा चलता आ रहा है और इसी का हमें परिणाम देखने को मिल जाता है। अब सवाल यह है कि हमास और इसराइल के बीच में झगड़ा शुरू हुआ 2023 में, वो अब तक चलता आ रहा है, ठीक है, लेकिन हूती विद्रोही को क्या पड़ी है, अब ये तो यहाँ है, अब इनकी सीमा भी गाजा से नहीं लग रही है, गाजा पट्टी से, फिलिस्तीन से यमन की सीमा भी नहीं लग रही है। तो इतनी दूर होकर के ये उनका हमास का समर्थन क्यों कर रहे हैं हूती विद्रोही, हूती विद्रोही क्यों जहाजों को ध्वस्त कर रहे हैं। देखो, हूती विद्रोही और हमास आपस में ये सब समर्थक हैं, एक दूसरे के समर्थन करते हैं, और ईरान भी है समर्थन, हूती विद्रोही, ईरान और हमास ये सब एक दूसरे के समर्थक हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हमास और हूती विद्रोही ये सब अमेरिका को और इसराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, अमेरिका को और इसराइल को। ये हूती हूती विद्रोही यानी कि यमन और ये हमास, ईरान, ये सब अमेरिका और इसराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। तो अब इनका दुश्मन इसराइल, इसराइल का दुश्मन हमास, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, तो ये एक दूसरे के समर्थक हैं। तो अब ये हूती विद्रोही क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं कि अब जब तक इसराइल हमास पर हमला कर रहा है, यानी कि यहाँ से गाजा पट्टी जो है, जब तक इसराइल इस गाजा पट्टी के इलाके पर जब तक यहाँ पर हमला कर रहा है, ये लोग कहते हैं तब तक हम यहाँ से कोई भी जहाज ऐसे गुजरेगी तो हम उस पर हमला करेंगे, हम यहाँ से किसी भी जहाज को गुजरने नहीं देंगे। जब तक इसराइल हमास पर हमला बंद नहीं करता है, हम यहाँ पर किसी भी जहाज को यहाँ से पास नहीं होने देंगे। तो ये मुद्दा हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें 2023 से, अगर हम और पीछे जाएं, 2023 में भी तनाव कैसे बढ़ा, उसके अगर हम और पीछे जाएं तो उसके पीछे हम जाते हैं तो कुछ वर्ष पहले हम जाते हैं, हमें देखने कुछ ऐसा मिलता है कि तनाव आज के 2023 का नहीं, 2023 में तो अब ताज़ा ताज़ा शुरू हुआ, उसके पहले से चलता आ रहा है। चलिए हम थोड़ा पीछे चल करके इसकी बात करते हैं। जब दूसरा वर्ल्ड वार चल रहा था, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर हिटलर ने क्या किया था, हिटलर ने यहूदियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था, हिटलर ने यहूदियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था। यहाँ पर अगर हम मैप में देखते हैं तो इधर पुर्तगाल है, इधर स्पेन है, इधर पुर्तगाल है, इधर स्पेन है, इधर इसके ऊपर फ्रांस हो जाता है, इधर जर्मनी, जर्मनी हो जाता है। तो हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था। तो यहूदी लोग क्या किए, वो वहाँ से यूरोप से भाग भाग कर आने लगे यहाँ पर, अब फिलिस्तीन के एरिया में। पहले इसराइल नाम का कोई देश नहीं था, इसराइल बाद में बन गया है।
यहाँ पर पहले फिलिस्तीन ही था, फिलिस्तीन ही था। इसराइल तो अब बन गया बाद में। तो सभी यहूदी क्या किए, वहां से भाग भाग कर आने लगे यहाँ पर फिलिस्तीन में। इन्होंने कहा यही हमारे पूर्वजों की जमीन है, यही हमारी असली जमीन है, हम यहीं पर रहेंगे। जब फिलिस्तीन में आए यहूदी लोग, तो यहाँ के जो अरब निवासी थे उन्होंने यहूदियों का विरोध किया कि तुम क्यों आए हो, हमारे हमारी तुम जमीन छीनना चाहते हो, ऐसा मतलब कि कह के अरब, यहाँ के जो अरब निवासी थे उन्होंने यहूदियों का विरोध किया। फिर यहाँ पर होता क्या है, शुरू शुरू में तो यहूदी आए ऐसे, मतलब कि विरोध, ऐसा झड़प होता रहता था, विरोध करके यहाँ पर ये लोग रहे। फिर कुछ वर्षों बाद क्या होता है, इजराइल नाम का एक देश का गठन होता है। कब? 1948 में। यूएन जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र, इसने क्या किया, एक इजराइल देश बना, एक फिलिस्तीन, मतलब कि उसी में दो देशों को बना दिया। कब? 1948 के आसपास की कहानी है। तो शुरू शुरू में क्या होता है, अब आपको आज देखने को मिल रहा है कि इसराइल का इतना बड़ा क्षेत्र है, जो जितना भी व्हाइट वाला कलर दिख रहा है इसके अंदर, इसके अंदर जितना भी व्हाइट कलर दिख रहा है पूरा इसराइल का क्षेत्र है। और बाकी इधर जो है फिलिस्तीन है, इधर भी जो दिख रहा है गाजा पट्टी, वो भी फिलिस्तीन है। लेकिन शुरू शुरू में ऐसा नहीं था, ये आज का मैप है। शुरू शुरू में कुछ ऐसा था। अगर हम इस मैप को यहाँ पर बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये आज का मैप है, शुरू शुरू में ये ऐसा था। यहाँ पर पूरा, ये पूरा फिलिस्तीन था। जो इजराइल था, जब शुरू शुरू में इजराइल बना तो इधर कुछ कुछ क्षेत्रों में इजराइल था, यानी कि उत्तर उत्तर में, फिलिस्तीन के उत्तर में कुछ कुछ क्षेत्रों में फिर इजराइल था। लेकिन इजराइल ने क्या किया, धीरे धीरे अपने क्षेत्र का विस्तार किया, अपने साम्राज्य का विस्तार करता गया, धीरे धीरे पूरा कब्जा करता गया। और आज हमें देखने को मिलता है कि ये एरिया वेस्ट बैंक है फिलिस्तीन का, और ये छोटा सा एरिया गाजा पट्टी है फिलिस्तीन का। बाकी पूरा 70-80% ये पूरा इसराइल का हो गया है। तो कहानी कुछ इस तरीके से चलती है। फिर वो झगड़ा अब वहां से चलते चलते आ रहा है यहाँ तक, आज भी हमें देखने को मिल जाता है। और उसका ये तो हो गया कि झगड़ा क्यों चल रहा है, पीछे हमने क्या, जड़ क्या है इसकी, बैकग्राउंड क्या है, वो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ता है। ये झगड़ा जो चल रहा है इसका हमारे पूरी दुनिया के व्यापार पर, हमारी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर बात करते हैं। देखो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर बात करते हैं। अब सपोज ये भारत है। अब हमें भारत को, भारत से यूरोप को ही सामान भेजना है। अब हर हर चीज को तो हम जहाज, हवाई जहाज के माध्यम से तो भेजेंगे नहीं, क्योंकि हवाई जहाज की एक क्षमता होती है ना कि इतना वेटेज उठा सकता है। जो पानी वाला जहाज रहता है उसकी क्षमता ज़्यादा होती है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा वजन लेकर के चल सकता है। अगर हम एक पानी वाले जहाज की जगह पर हवाई जहाज रखेंगे तो उसको, उसकी जगह पर कई हवाई जहाज हमें भेजने पड़ जाएंगे, तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। तो हमें अगर भारत से यूरोप कोई सामान भेजना है, हमारे पास सबसे छोटा जो रास्ता है यही है। हम यहाँ से आएंगे, ये यमन के नीचे, इसको हम लोग कहते हैं अदन की खाड़ी। इसे यमन के नीचे वाले इलाके को हम लोग अदन की खाड़ी कहते हैं। तो हमारे पास सबसे छोटा रास्ता यूरोप जाने का, इधर अमेरिका जाने का यही है। हम यहाँ से आएंगे, अपना सामान लेंगे, और इधर बबल मंडाप की जलसंधि से होते हुए, फिर इधर लाल सागर होते हुए, बबल मंडाप की जलसंधि को क्रॉस किया हमने, फिर लाल सागर होते हुए, इधर स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर को क्रॉस करते हुए, इधर भूमध्य सागर से होते हुए, इधर जिब्राल्टर जलसंधि से, इधर ब्रिटेन लंदन है, उसको हम अपने सामान को बेच सकते हैं। इधर फ्रांस को बेच सकते हैं, इधर जर्मनी को, यानी कि यूरोप में हम यहाँ पर अपने सामान को सप्लाई कर सकते हैं। या फिर इधर से निकाल के, जिब्राल्टर जलसंधि से निकालने के बाद हम इधर उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में हम अपने सामान को बेच सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे सबसे छोटा जो रास्ता है यूरोप अमेरिका जाने का, यही पड़ जाता है हमें। अब देखो, अब क्या होता है भारत के लिए भी, और जो इधर इधर के जो देश हैं और इधर के जो देश हैं हमारे एशिया के, जो और अन्य कंट्री हो जाती हैं, उनके लिए भी सेम कंडीशन हो जाएगी। उन्हें भी जाना है तो अब पहले वो इस तरीके से जा रहे थे, उन्हें ये छोटा रास्ता पड़ रहा था। अब जब ये हुती विद्रोही यहाँ पर निशाना लगा करके बैठने लगे कि आओ कौन आएगा, आओ हम यहाँ पर निशाना लगा कर बैठे हैं। और आजकल ये मतलब कि ऐसा गर्मा गर्म माहौल चल रहा है इसका। हुती विद्रोही आए दिन हमें देखने को मिलता है, किसी न किसी जहाज के ऊपर हमला कर देते हैं।
अब अब क्या किया जहाजों ने, मतलब कि डर के मारे अब कहा कि अब यहाँ से कौन जाए, ये ससुरा लोग तो हमेशा हमला करते रहते हैं। यहाँ से जाने के बदले अब उन्होंने क्या किया, अब इस रास्ते से जाना शुरू कर दिया। तब इस रास्ते से जहाज जाना शुरू करेंगे, इधर साउथ ईस्ट का कोई भी देश जो है पानी वाले जहाज से अपने सामान को इधर से भेजेंगे, तो ये डबल पड़ जाता है। जहाँ यही रास्ता, यही छोटा सा रास्ता जो है यही 20 दिन लेता था, यही 20 दिन लेता था, वही यही जो लंबा रास्ता है यही 40 दिन लेता है। तो समय पहली बात दुगना लग रहा है, समय दुगना लग रहा है, दूरी डबल हो गई है। दूरी देख लो, यहाँ पर इतना छोटा सा रास्ता था, यहाँ से पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ रहा है, तो दूरी भी डबल हो गई, समय डबल लग रहा है, तेल ज़्यादा लग रहा है, भाड़ा अलग से लग रहा है, तो अलग से खर्चा लग रहा है। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, अब सपोज आप एक व्यापारी हैं, आप व्यापारी हैं और आप 100 रुपये में कोई सामान लाते हैं, और आपका लाने में जो खर्चा हो जाता है, भाड़ा आपका हो जाता है 100 रुपये। तो 100 रुपये का आपने सामान लिया, आपका भाड़ा 100 रुपये था पहले, फिर आप उसको अब मार्केट में बेचते हो, आपका खर्चा 200 रुपये हो गया, आप उसको मार्केट में बेचते हो 300 रुपये का, क्योंकि आपको कुछ प्रॉफिट भी चाहिए। लेकिन अब हुआ कुछ ऐसा, अब आपने जो 100 रुपये का सामान था उसको लिया, और बीच का भाड़ा जो है बढ़ गया, बढ़ के 200 हो गया, फिर आपका खर्चा ही 300 हो गया, आप 300 में बेच देंगे, फिर कमाएंगे क्या, फिर आपको 400 में 500 में बेचना पड़ेगा। तो यही हाल यहाँ पर भी होता है। जब यहाँ से जहाजें आ जा रही थी तो सस्ता पड़ रहा था, कम समय लग रहा था। अब जब यहाँ से घूम के आएंगी जाएंगी तो दूरी डबल हो गई, समय डबल हो गई, खर्चा ज़्यादा लगेगा। जमाना तो जो भी सामान आएंगी उसकी कीमतों में प्रभावित, उनकी कीमत प्रभावित होगी, कीमत बढ़ेगी जरूर। तो इसके कारण क्या होता है, और जब भी यहाँ पर युद्ध का माहौल बनता है तो निवेशक क्या करते हैं, जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं शेयर मार्केट से पैसा निकालते हैं और सोने चांदी में लगा देते हैं। तो इससे ऐसे करते करते सोने की कीमत बढ़ जाती है। और एक बात और, यहाँ से जब भी इधर युद्ध का माहौल होता है तो यहाँ से तेल, दुनिया में ये जो पूरा इलाका है ये तेल का सबसे बड़ा भंडार है, तेल का एक बड़ा भंडार। और भी जगह पर तेल उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पर ये एक बड़ा अड्डा है तेल का। तो यहाँ पर युद्ध का माहौल होगा तो जो तेल बनाने वाली कंपनियां हैं, जो तेल निकालने वाली कंपनियां हैं, तो वो कम तेल निकालेंगी, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो जिन्हें मतलब कि तेल की जरूरत पड़ती है, पेट्रोल डीजल की, वो ज़्यादा मात्रा में देखेंगे युद्ध जो बढ़ता जा रहा है, खरीद करके स्टॉक जमा करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, बाजार में तेल की कमी हो जाएगी, तेल की कमी हो जाएगी तो उसकी कीमत बढ़ेगी, जिस चीज़ की कमी हो रही है उसकी कीमत बढ़ेगी, फिर बाजार में तेल की कमी हो जाएगी और तेल की कीमत फिर बढ़ने लगती है। तो इससे इसके कारण हमारे जो तेल पेट्रोल डीजल होता है उसकी कीमत बढ़ती है घटती है, जो सोने चांदी रहते हैं उसकी कीमत बढ़ती घटती है। यानी कि हजारों किलोमीटर दूर जो यमन और इजराइल हमास का जो जंग चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसका हमारी और आपकी जेब पर प्रभाव पड़ता है, हमारी और आपकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है कुछ इस तरीके से। तो ये जो रास्ता है इसको हटा देता हूँ, ज़्यादा कचरा लग रहा है, इसको क्लियर करता हूँ मैं। ये जो रास्ता है यहाँ से बबन मंडाप, लाल सागर, स्वेज नहर, भूमध्य सागर, यहाँ ये रास्ते से दुनिया का लगभग 20% व्यापार, 12% व्यापार के आसपास, पूरी दुनिया का करीब 12% व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। तो ये इकोनॉमी के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रास्ता हो जाता है इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण रास्ता हो जाता है। और ये ससुरा लोग आए दिन यहीं पर झगड़ा करते रहते हैं, उनके कारण पूरी दुनिया के जो सप्लाई चेन रहती है वो ठप हो जाती है। उन बाकी जो जहाज रहते हैं उनको घूम घूम के जाना पड़ता है, तो खर्चा वर्चा सब बढ़ ही जाता है। तो इससे इकोनॉमी जो रहती है, जो सप्लाई चेन रहती है वो टूट जाती है, बिगड़ने लगती है, संतुलन हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो दोस्तों ये था इसराइल और हमास की कहानी, और बैकग्राउंड में जाकर के मैंने बता दी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो ये था आज हमारा एपिसोड नंबर 1 था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का सवाल ये है कि स्वेज नहर किन दो महाद्वीपों को अलग करता है और किन दो बड़े सागरों को जोड़ता है। स्वेज नहर किन दो महाद्वीपों को अलग करता है और किन दो सागरों को जोड़ता है। तो अपना जवाब कमेंट करके बताइएगा आप लोग, और फिर कल मिलेंगे हम लोग एपिसोड नंबर 2 में फिर एक नई खबर के साथ।